हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ fully filled and half filled subcell। ठीक है, half filled subcells इसका अर्थ हुआ पूर्ण भरित व अर्धभरित उपकोषों का स्थायित्व। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसको समझेंगे हम। पूर्ण भरित और अर्धभरित उपकोषों का स्थायित्व का मतलब क्या हुआ। जैसे इससे पहले अपने हुंड्स रूल पढ़ा था, तो हुंड ने क्या कहा था कि किसी भी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते हैं जब तक कि प्रत्येक कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। ठीक है, जैसे हम अगर बात करते हैं 3p6, ठीक है, हमने एक सबसेल ले लिया p जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। देखो, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में रहते हैं, और p ऑर्बिटल के लिए आपके पास 3 बॉक्स बने होते हैं, आपको पता है। ठीक है, और टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ दो तरीके से पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ इसकी। कुछ इस तरीके से, तो यहाँ देखिए, अगर 3p6 की बात करें तो हम यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं कि पहला आपका ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ भी 3 बॉक्स होंगे आपके। तो ये पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं यहाँ काउंट कर दे रहा हूँ। देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन है मेरा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठवां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या है, पहले केस में हमने क्या किया कि पहला जो ऑर्बिटल है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिटल में डाल दिया, दूसरे वाले ऑर्बिटल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिटल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक एक करके पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में रख दिया, और फिर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रम से अगले ऑर्बिटल में हम रखते गए। तो यहाँ पर अगर हम हुंड्स रूल की बात करें तो हुंड के अकॉर्डिंग तो ये वाला आपका सही है, हुंड्स लॉ को यही तो फॉलो करेगा कि प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन का मतलब जोड़ा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ये सही है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को दर्शाया है। तो अब क्या होता है, देखो, हुंड्स रूल के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो रहा है तो वो सबसे अधिक स्टेबल होता है।
चाहे वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। ठीक है, अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है उसको ज़रा देखते हैं। हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपके पास 3D5 है, ठीक है, 3D5। तो अगर 3D5 की हम बात करते हैं तो d ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो अगर 3D5 की बात हम करते हैं हुंड्स रूल के अनुसार, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा आपका इसमें जाएगा, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें। ठीक है, ये आपका हुंड्स के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपने दर्शा दिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो d ऑर्बिटल है आपका, ये d ऑर्बिटल में, प्रत्येक d ऑर्बिटल में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ठीक है, 5 जो d ऑर्बिटल हैं सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आपके प्रवेश कर चुके हैं। तो इससे आप क्या कहते हैं, हाफ फील्ड कहते हैं। तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये अधिक स्थायी होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या है आपका, अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी होता है। ठीक है, मोर स्टेबल है। और अगर आपने इसी को इस तरीके से लिख दिया कि 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कम स्थायी होता है। ठीक है, और वैसे भी हुंड के विपरीत है, हुंड्स के नियम के विपरीत है। तो सभी एलिमेंट्स कोशिश ये करते हैं कि हमारा या तो हाफ फील्ड कंप्लीट हो या फुल फील्ड कंप्लीट हो जाए। ये आपका हाफ फील्ड होता है। फुल फील्ड की बात अगर हम करें तो फुल फील्ड में आपका क्या है, अगर 3D10 की हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके 5 के 5 ऑर्बिटल क्या हैं, कंप्लीट हैं, सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये इसको आप क्या कहते हैं, फुल फील्ड कहते हैं। इसको हाफ फील्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि एक एक ये पेयर तो इसका बना नहीं है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास है, यहाँ जोड़ा नहीं बना इसका, यहाँ पर सब युग्मन हो चुका है इसका। तो ये फुल फील्ड इसमें, ऐसा नहीं कि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में हो चुके हैं। तो ये आपका फुल फील्ड होगा, ये आपका अधिक स्थायी होता है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको 2 एक्सेप्शन बताए थे मैंने, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, क्रोमियम इज़ 24, और एक कॉपर का मैंने बताया था। तो अगर आप ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड समझ जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में और भी आसानी होगी। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं, क्या होता है, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, और फिर आपका अगर हम ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल के अनुसार देखें तो यहाँ पर 4s2 और 3d4 आता है। ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल के अनुसार तो ये है, बट ये एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये ऑफ-बॉक्स नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पर आपको हमने बताया था इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हाफ फील्ड की वजह से होता है। अगर आप इन दोनों को देखें, 4s2 और 3d4 को, तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, देखो s के लिए एक ऑर्बिटल होगा और d के लिए आपका क्या होता है, 5 ऑर्बिटल। तो 1 2
3, 1 2 3 4, एक ये 5। अब यहाँ पर अगर आप 4s2 को दर्शाते हैं, 4s2, और ये आपका क्या है 3d4 है, तो इस कंडीशन में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कितने हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब आप हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब यहाँ पर कंडीशन यही है, देखो ये क्या है आपका, अभी अगर आपको स्टेबल इसको बनाना हो, मोर स्टेबल, अगर ये अधिक स्थायी होगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और आना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हाफ फील्ड हो जाएगा ना, पूरा कंप्लीट इसकी तरह से हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ही होता है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट होता है तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अगला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आता है तो होता क्या है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे, देखो अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास आया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, इसके पास भी था, इसके पास भी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये s वाला इसके पास आ गया। तो अब देखो ये भी आपका हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, दोनों ही आपके हाफ फील्ड हो गए, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, अधिक स्थायी होगा इसके सापेक्ष। आई बात समझ में, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लास्ट में 4s1 एंड 3d5 होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, कैसे हमने बताया आपको, इसको समझिए स्टेबिलिटी के अनुसार। अगर आप इसी प्रकार से कॉपर का ले लेते हैं 29, दिस इक्वल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। उसके बाद आपका 4s2 और 3d आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या 9, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसके अनुसार, किसके अनुसार होता है, अफबाऊ के अनुसार, ठीक है। 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 29, ठीक है। तो ये जो है होता है किसके, अफबाऊ के अनुसार। लेकिन आपको पता है कि ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक अपवाद है, अफबाऊ के नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होती है। यहाँ पर अगर हम लास्ट के 2 सबसेल को देखें, 4s को और 3d को, तो हम यहाँ पर सेम इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका 4s के लिए हो गया, और ये आपका हो जाएगा किसके लिए, 3d के लिए। तो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो s में कितना है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन है। d में आपका क्या है, ये तो 4s2 है और ये 3d9 है, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6वां इलेक्ट्रॉन, ये 7वां, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, ये 9वां इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 9 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अगर अब ये जो लास्ट वाला जो है ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो ये फुल फील्ड हो जाएगा, पूर्ण भरित हो जाएगा ना, ये कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये s जो है, ठीक है, 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। तो जैसे ये इसके पास आ जाता है, इसका जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इसका तो क्या होगा, फुल फील्ड हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, आपका हाफ फील्ड हो जाएगा। तो दोनों ही आपके स्थायी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, वो किस तरीके से होगा, देखो 1 2 3 4 5। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अर्धभरित हो गया, 1 2 3 4 और 5,
ये छठवां इलेक्ट्रॉन, सातवां, आठवां, नौवां, 9 तो थे ही आपके पास। s का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो इसका पूर्ण भरित आपका हो जाएगा। ये आपका फुलफिल्ड है, ठीक है, ये फुल है और ये क्या है आपका हाफ, ठीक है, हाफ और फुलफिल्ड आप देख पा रहे होंगे। और उसी प्रकार से आपका ये दोनों ही हाफ फील्ड हैं और ये भी क्या है आपका हाफ फील्ड है। तो ये आपका फुल फील्ड और हाफ फील्ड होता है। अब हम इससे रिलेटेड, ठीक है, आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब जिनका जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कह दिया कि ये आपका ये 3p है अगर, ठीक है, तो इसमें माना एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से आपने हुंड के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। तो ये सपोज 3p3 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये भी सिंगल है, ये आप देख रहे हैं कि दोनों ही, ये आपका जो 3p है यहाँ पर ये अर्धभरित है, ठीक है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना इसमें। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अयुग्मित, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है सभी में तो वो आपका अयुग्मित होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एंट्री कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो एक पूर्णभरित हो गया, तब यहाँ पर 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगर सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो सब के सब युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगर किसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है या अर्धभरित होता है तो वो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इतना याद रखिएगा। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in following आयंस। ठीक, कुछ आयंस दिए हैं, ठीक है, और इन आयनों में आपको बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जैसे पहला है आपका Fe पे 3+ है। सेकंड आपका है कोबाल्ट है, CO पे 3+ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला वाला जो है Fe3+, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, फिर आपका 4s2। तो यहाँ पर देखिए 3p6 हो गया, 4s2 के बाद आपका लास्ट में क्या आ जाएगा 3d6, ठीक है। 6 4 10, तो 12 6 18, 2 20, 6 26। अब यहाँ पर आपको Fe3+ निकालना है। तो Fe3+ का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, ठीक है, तो Fe3+ का मतलब है, मैंने आपको बताया था आयंस में अगर 3+ दिया है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे।
और ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं आउटरमोस्ट सेल से होते हैं, बाह्य सेल से, जो बाहरी सेल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाह्य सेल आपका क्या है, चौथा है ना, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, जो सेल है आपका चौथा है, 4 है। 4 के बाद आपका 3D है। तो यहाँ पर अगर हम Fe3+ करते हैं तो निश्चित तौर पे ये 4s2 जो है, 4 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 3D के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकला आपका, और एक जो इलेक्ट्रॉन और है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका D से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए 4s2 यहाँ से हट गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास तो एक भी नहीं बचा। 3D 6 है, तो 6 से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या मिलेगा आपको, 3D 5। अब हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसके लिए अब यहाँ पर हुंड्स लॉ को आप अप्लाई करो। तो हुंड का नियम जब आप लगाएंगे, d ऑर्बिटल है, 5 सबसेल होंगे इसमें, 5 ऑर्बिटल होंगे इसमें 3D में, तो 3D 5 फॉर 3D 5। तो जब इलेक्ट्रॉन आप एंट्री करेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप देख रहे हैं कि 5 के 5 क्या है आपके, हाफ फील्ड है ना, अर्धभरित है। इसका मतलब 5 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा किसी का नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल 5। तो यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही आप देखिए सेकंड कोबाल्ट है, कोबाल्ट। तो सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, 27 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। 3p6 के बाद आपका क्या आएगा इसमें, देखिए 4s2 आएगा, 4s2, 3D 7। अब आप निकालना क्या आपको, CO3+ है, CO पे 3+। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो जैसे मैंने बताया आपको पहले, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर मोस्ट सेल आपका 4 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो 4s2 तो हट गया यहाँ से। लास्ट में ले दे के आपको क्या मिलेगा, 3D 6 मिलेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा ना। अब आप यहाँ पर हुंड्स लॉ को अप्लाई करिए D के लिए, 3D 6 के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये किसके लिए है, 3D 6 के लिए है। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठवां। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, 1, 2, 3, 4, ये जो 4 हैं आपके हाफ फील्ड हैं और एक ही फुल फील्ड है इसमें। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए थर्ड आपका क्या है, निकिल का है, Ni, निकिल 28। तो निकिल का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3s2, 3p6 आ जाएगा। 3p6 के बाद आपका 4s2 और 3D 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब Ni पे 2+ है, जैसे दिया है ना, Ni पे 2+ का निकालना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
अब देखो 4 है ना, वाहिद सेल यहाँ पर 4 है, तो 4 से इलेक्ट्रॉन आपका 2 निकल जाएगा, तो ये तो हट गया यहाँ से, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना भी है आपको। तो यहाँ पर 3d8 आपका कंप्लीट होगा, ये ऐसे ही रहेगा 3d8। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन आप दर्शाएंगे हुंड्स लॉ के अनुसार 2 3 4 5, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठवां इलेक्ट्रॉन, ये सातवां इलेक्ट्रॉन, ये आठवां। 8 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाने थे। ये आपका 3d8 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3, ये 3 क्या है आपके फुल फील्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 आपके हाफ फील्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 2 होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला देखिए, 4th है कॉपर इज़ 29। एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, अपवाद है ये। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अपवाद है, इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते भी हैं। अब आपको निकालना क्या है, देखो Cu पे कितना 2+ का। जब Cu पे 2+ लिखेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा आपका और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो 3p6 हो गया आपके पास। और लास्ट में आपको 3d9 आपको मिलेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेगा। S में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से। अब आप हुंड्स लॉ को अप्लाई करिए। तो जब आप हुंड्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। 9 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये 3d9 के लिए है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ 1, ठीक है, क्योंकि 4 आपके क्या है, फुल फील्ड हैं और 1 आपका हाफ फील्ड है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद हम आपको और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कराएंगे। ओके स्टूडेंट।